चैप्टर सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर। बच्चों को इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कत आती है। वो इसे याद रखना चाहते हैं, रटना चाहते हैं। इस चैप्टर को याद नहीं रखा जा सकता, रटा नहीं जा सकता। ये चैप्टर है समझने वाला, आत्मसात करने वाला। और यकीन मानिए पूरी बुक में अगर कोई इंटरेस्टिंग या इंगेजिंग चैप्टर है तो चैप्टर नंबर 2 है, बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? अगर अपने बायोटेक्नोलॉजी को टुकड़ों में तोड़ें तो 2 टुकड़े बनते हैं। बायो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी टेक्निक को कहते हैं। इन 2 शब्दों से मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बना है। इन्हीं 2 टर्म्स में इसका मीनिंग भी छुपा हुआ है। बायोलॉजी किसको कहते हैं? जिसमें लिविंग बीइंग की स्टडी की जाती है, जिंदा लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। और जिंदा लोगों में माइक्रोब्स भी आते हैं। माइक्रोब्स मतलब आपके बैक्टीरिया हैं, फंगस है, माइकोप्लाज्मा, जो अपने को नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। अब उनके अंदर कुछ ना कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनते रहते हैं। और डीपली आपको बताऊं तो उनके अंदर प्रोटीन बनता है। अब उन्हीं प्रोटीन को अपने निकालेंगे कुछ टेक्निक, कुछ साइंटिफिक मेथड की हेल्प से, जिन्हें हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब वो कुछ टेक्निक्स है, वो साइंटिफिक मेथड है जिनकी हेल्प से अपने लिविंग बीइंग के अंदर बनने वाले यूजफुल प्रोडक्ट, जिनको अपने प्रोटीन कहते हैं, निकाल पाएँ और उन्हें ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम में ले पाएँ। ह्यूमन वेलफेयर मतलब इंसानों का भला हो पाए। बायोलॉजी की इस ब्रांच को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। अब इसमें सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वही लिखी हुई है। फिर आता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है या वो डिवीज़न है जिसमें अपने पौधों के अंदर उनका जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए है, उसमें फेरबदल करके अच्छे बदलाव लाकर उन्हें और अधिक बेनिफिशियल बना पाएँ। इस डिवीज़न को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बीटी कॉटन है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत, बायोटेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है, वो उस दौर से हो गई थी जब इंसान को मालूम भी नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी नाम की कोई चीज़ है। हम जाने अनजाने में माइक्रोब्स का यूज़ करके, जैसा कि मैंने पहले कहा कि माइक्रोब्स का यूज़ होगा, उसमें जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका अपने यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ जाने अनजाने में इंसान करता आया है सदियों से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो घरों में दही जमाते हैं। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस या एलएबी बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और वो बैक्टीरिया माइक्रोब है, और माइक्रोब के अंदर जो एंजाइम है, वही एंजाइम दूध को दही में बदलने का काम करते हैं। इसी तरीके से सिरका बनाते हैं अपने, उसमें माइक्रोब का यूज़ हो रहा है। शराब बनाते हैं, यीस्ट का यूज़ करते हैं अपने, फंगस का। तो जहाँ कहीं भी माइक्रोब्स का यूज़ करेंगे और टेक्निक की मदद लेंगे तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बताए गए हैं, जैसे एसीटोन है, ब्यूटेनॉल है, सिट्रिक एसिड है, पेनिसिलिन जो कि पहला एंटीबायोटिक था। ये सारी चीज़ें, इन सब के पीछे बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद एक नया टर्म आता है, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, या यूं कहें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इसको शॉर्ट में कहते हैं आरडीएनए टेक्निक। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है ऐसा डीएनए जिसमें फेरबदल करके एक नया डीएनए तैयार किया गया हो। माइक्रोब्स का यूज़ तो अपने लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। अब नई चीज़ क्या हो गई है, अपने को डीएनए में काट छांट करनी है। प्लांट का डीएनए हो गया, इंसान का डीएनए हो गया, जानवरों का डीएनए हो गया, उन सब में काट छांट करेंगे अपने, और उनको इतना बेहतर बना देंगे कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। आगे देखिए, इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन की बात की गई है। जो इंसान ने इंडस्ट्रियल लेवल पर इंसुलिन तैयार किया है उसे ह्यूमिलिन के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज़ किया है, ई कोलाई। होता क्या है, इंसुलिन जो है वो नेचुरली अपनी बॉडी में बनता है पैनक्रियाज के अंदर, हार्मोन है, और पैनक्रियाज की बीटा सेल्स बनाती हैं।
अब वो बीटा सेल्स अपने निकाल लेंगे, उसमें उस जीन को निकाल लेंगे, उस डीएनए को निकाल लेंगे जो इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार है, और उसको डाल देंगे अपने ई कोलाई में। और ई कोलाई को अच्छा दाना पानी देंगे, जिसको अपने कल्चर मीडियम कहते हैं। उस ई कोलाई की बहुत सारी कॉपीज बनेगी। उन बहुत सारी ई कोलाई में जो जीन भेजा था इंसुलिन बनाने वाला, उसकी भी बहुत सारी कॉपीज तैयार हो जाएंगी। और फिर एक टाइम आएगा वो जीन इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। उसी इंसुलिन को निकाल लेंगे और डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने इंजेक्ट करवाते हैं। और फिर आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको, और इसका मतलब होता है ऐसा टबैको का प्लांट जिसके अंदर कुछ फेरबदल किया गया है, जिसके डीएनए में कुछ फेरबदल किया गया है। और वो फेरबदल क्या है? एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ऐसा जीन जो आगे चलकर ऐसा प्रोटीन बनाएगा। अब हर जीन प्रोटीन बनाता है, अब जीन है तो वो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन कौन सा? जो एंटीबायोटिक से लड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जीवाणु को मारने के लिए अपने एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। डॉक्टर अपने को प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, ताकि अपने जल्दी ठीक हो पाएं। बैक्टीरिया वायरस को इमोबिलाइज करने के लिए या उन्हें मारने के लिए एंटीबायोटिक लिखता है। और फिर जीवाणु भी तो डिफेंस करेगा, अपना बचाव करेगा। तो जीवाणु ने क्या काम किया? अपने अंदर एक जीन तैयार कर रखा है जीवाणु ने, जो लड़ता है एंटीबायोटिक से। वो उस एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं। फिर उस जीन को निकाल कर अपने टबैको के प्लांट में डाल रखा है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो। अब टबैको के प्लांट में वो जीन क्यों डाला है? क्योंकि टबैको की जब फसल अपने लगाते हैं तो साथ में वीड्स लग जाते हैं। उन वीड्स को ख़त्म करने के लिए कई बार एंटीबायोटिक छिड़का जाता है। तो उस एंटीबायोटिक का नेगेटिव इम्पैक्ट टबैको पर ना पड़े, इसके लिए उन्होंने वो जीन, एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन टबैको के प्लांट में डाल रखा है। तो वो सबसे पहले 1983 में बनाया गया था। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता देता हूँ, कैरी मुल्लिस 1983, ये वो पहला इंसान था जिसने पीसीआर की डिस्कवरी की, उसका इन्वेंशन किया। और इस पीसीआर मशीन का पूरा डिस्क्रिप्शन अपने आगे पढ़ने वाले हैं। और ये ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर अपने डीएनए डाल देते हैं तो उसकी वो लाखों कॉपीज बना के दे देगा अपने को। याद रखना है, अगर पुनर्योगस डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने से पूछा जाए तो अपने कहेंगे पॉल बर्ग ने 1972 में सबसे पहले तैयार किया था, जबकि स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर, इन दोनों ने 1973 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म बनाया था। ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया, ऐसा जीव बनाया जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला गया था। मैं फिर बता देता हूं, पुनर्योगस डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है ऐसा डीएनए जिसमें फेरबदल किया गया हो। या तो उसमें से कोई जीन निकाल दिया गया है या उसमें कोई जीन डाल दिया गया हो, या दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए जब तैयार किया जाता है तो उसे अपने कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगस डीएनए। उसके बाद आता है नया टॉपिक है इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जनरल इंट्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। दो प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी की। अगर अपने को बायोटेक्नोलॉजी समझनी है तो दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, और एक होता है केमिकल इंजीनियरिंग, रासायनिक अभियांत्रिकी। लेकिन रासायनिक अभियांत्रिकी या केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। अपने को पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। होता क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग? अभी अपनों ने बात की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। जब अपने डीएनए में काट छांट करके एक नया डीएनए तैयार करते हैं उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जिस टेक्निक का आपने यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, उस टेक्निक का, उस प्रिंसिपल का नाम है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे ही अपने जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। कोई पूछ ले जीन क्लोनिंग क्या है या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, अपने कहेंगे एक ही बात है, जिसमें अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? ताकि अपने को ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स मिल पाएँ जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो,
जाहिर सी बात है, इंसान मतलबी है और इंसान अपने भले के लिए सब कुछ कर रहा है। इसी के अंदर एक सब टॉपिक डाल रखा है, रिसोर्सेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के साधन। इस टॉपिक में अपने पढ़ने वाले हैं उन टूल्स के बारे में, उन डिवाइसेस के बारे में जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपने यूज़ करते हैं। या यूं कहें कि जब अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा तो कुछ रिसोर्सेज या कुछ टूल्स या कुछ साधनों की आवश्यकता होगी, उन्हें ही अपने कहते हैं रिसोर्सेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस जिनको कहते हैं। अब न्यूक्लियसेस का मतलब है न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले, और न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। उनको काटने वाले एंजाइम को अपने कहते हैं न्यूक्लियसेस। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब या प्रतिबंध का मतलब क्या है? वो खुले होकर काम नहीं कर सकते, वो हर जगह डीएनए को नहीं काट सकते, वो बाउंड होते हैं। उनमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि तुम यहीं पर काम करोगे और इसी तरीके से काम करोगे। इसलिए इन एंजाइम को कहा गया है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस। जो डीएनए को बीच में से काटते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, उन्हें कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। और जो बाहर की साइड से काट देते, किनारों से काटते हैं अपने डीएनए को, तो उन्हें कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। और इन दोनों एंजाइम में से जिस एंजाइम को अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियसेस। और एंडोन्यूक्लियसेस मैंने कहा ये रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस का एक टाइप है। खुले होकर काम नहीं कर सकते, खुले में काम नहीं कर सकते, ये बाउंड है, बाउंड्री इनकी डिसाइडेड है, ये उसी बाउंड्री में रहकर अपना काम करते हैं। तो ये जो एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है, ये डीएनए को बीच में से काटेंगे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, और उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक साइट या रिकग्निशन साइट। फिर से बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस या कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन होती है डीएनए के ऊपर जहां पर ये एंडोन्यूक्लियस आकर काम करते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर या स्पेसिफिक साइट पर काटते हैं। इन स्पेसिफिक सीक्वेंस या साइट को कहते हैं पैलिंड्रोमिक साइट या पैलिंड्रोम सीक्वेंस। और पैलिंड्रोम का मतलब है ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी सीक्वेंस, ऐसा कोई भी टर्म जिसको उल्टा सीधा एक बराबर पढ़ा जाए दोनों डायरेक्शन में। जैसे आप हिंदी की बात करते हैं, मलयालम है, जैसे कि नवजीवन है, आप उसको उल्टा सीधा पढ़ोगे दोनों डायरेक्शन में तो एक जैसा ही पढ़ा जाएगा। तो ये एक शब्द है, इस शब्द को अपने कहेंगे पैलिंड्रोम शब्द। इसी तरीके से कुछ सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर, उन सीक्वेंस को अपने कहेंगे पैलिंड्रोमिक साइट या पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जिन्हें उल्टा सीधा एक बराबर पढ़ा जाता है। अब थोड़ा और डीपली बात कर लेते हैं। डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस का वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिन्हें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने पर एक जैसा पढ़ा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम है EcoR1, जिसे ई कोलाई से निकाला गया। जितने भी, चाहे वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हो चाहे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो, इन सभी को अपने किसी न किसी बैक्टीरिया से निकालते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, वो है EcoR1। और ईको का मतलब यहाँ पर क्या, ई कोलाई है, इसे ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो ये जो EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटेगा। तो यहाँ पर EcoR1 के लिए वो स्पेसिफिक सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक साइट दे रखी है GAATTC, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसा ही पढ़ा जाएगा GAATTC, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और नीचे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो सेम पढ़ा जाएगा। और ये जो एरो डाल रखे हैं इसका मतलब ये है कि G और A के बीच में EcoR1 आकर कट लगाएगा। तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए की डायरेक्शन होती है, और डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, इसलिए दो लड़ियां बना रखी हैं। GATTC लिखा हुआ है, वो नाइट्रोजनस बेस है, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसी सीक्वेंस को अपने कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कि उल्टा सीधा एक बराबर पढ़ा जा रहा है। तो पहला रिसोर्स
या पहला टूल अपनों कंप्लीट कर लिया रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेज। अब अपने दूसरे टूल, दूसरे रिसोर्सेज की बात करेंगे जो है वाहक, वेक्टर। जब भी अपने को कोई डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करना हो किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, किसी माइक्रोब में, तो इंटरमीडिएट के तौर पर वेक्टर काम में आते हैं। और जो भी वेक्टर अपने काम में ले रहे हैं उसको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। जैसे वो वेक्टर अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने में माहिर हो, ताकि जब वेक्टर अपनी कॉपीज बनाएगा तो उस वेक्टर में रखा हुआ डिजायर्ड जीन, उसकी भी बहुत सारी कॉपीज तैयार हो जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मली अपने बैक्टीरिया का यूज करते हैं वेक्टर के तौर पर। यहाँ बैक्टीरिया का मतलब प्लाज्मिड से है। देखिए हर बैक्टीरिया में दो टाइप के डीएनए या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक मेन क्रोमोसोम होता है और दूसरा एक्स्ट्रा होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा गया है। उसी प्लाज्मिड का यूज अपने वेक्टर के तौर पर करते हैं। यहाँ पर एक प्लाज्मिड दे रखा है PBR 322 और ये प्लाज्मिड निकाला गया है ई कोलाई बैक्टीरिया से। ई कोलाई का पूरा नाम होता है इश्रीकिया कोलाई और PBR 322 में जो P है वो डिनोट करता है प्लाज्मिड को, और B और R दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है, जिन्होंने इसको ई कोलाई से निकाल कर इसमें काट छांट करके इसको PBR 322 बनाया है। तो B के मायने निकलते हैं बॉलीवर और R मतलब रोड्रिगेज। ये दो साइंटिस्ट के नाम है। 322 इसका सीरियल नंबर है। जिस तरह से 322 तैयार किया गया है ठीक ऐसे ही 321 भी होगा, 323 भी होगा। और इसके अलावा भी प्लाज्मिड और है जिसको अपने आगे पढ़ने वाले हैं। उस प्लाज्मिड का नाम है TI प्लाज्मिड और इस TI प्लाज्मिड को निकाला गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया से। और एग्रोबैक्टीरियम का एक दूसरा वेरिएंट है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, और उस राइजोजीनस बैक्टीरिया से निकाला गया है RI प्लाज्मिड। लेकिन अपने को पढ़ना है सिर्फ TI प्लाज्मिड, जो आगे पढ़ेंगे। अगला टूल है, अगला साधन है, अगला रिसोर्स है एंजाइम DNA लाइगेज। ये वो एंजाइम है जो दो DNA को आपस में जोड़ने का काम करता है, या यूं कहीं ग्लू करने का काम करता है। इसकी डिस्कवरी की थी मार्टिन गैलर्ट ने 1967 में। तारीखें आपको याद ना रहे तो छोड़ दीजिएगा, सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। और इस वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया से या फिर जो T4 फेज़ है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, उससे निकाला गया है। और इसको काम करने के लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए इसको, और NAD पॉजिटिव कोफैक्टर चाहिए होता है। चौथा और आखिरी जो टूल इसमें दे रखा है, रिसोर्सेज दे रखा है, उसका नाम है DNA पॉलीमरेज। ये वो मेन एंजाइम है जो DNA की बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकता है, और इसे एंजाइम का यूज़ अपने करते हैं PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जो बाकी चैप्टर रह गया है उसे 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।